चाचा चौधरी और छुट्टी का दिन। एक दिन चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, सब लोग हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं, हम क्यों नहीं? साबू, हमें भी आराम की जरूरत है। आज से हम भी हफ्ते में एक दिन काम नहीं किया करेंगे। ये नियम कब से लागू होगा चाचा जी? आज से। आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ आराम करेंगे, बस आराम ही आराम। और फिर साबू और चाचा चौधरी सुस्ताने लगते हैं। तभी उनके कानों से एक कर्णभेदी आवाज टकराती है। साबू चौंक जाता है। ये शोर कैसा चाचा जी? साबू, ये शोर नहीं, तुम्हारी चाची संगीत का रियाज कर रही है। अभी वह हमें अपने सामने बिठाकर ठुमरी और दादरा भी सुनाएगी। साबू तुरंत वहाँ से दुड़की हो लेता है। इससे पहले कि चाची हमें ये सजा दे, हमें 9 to 11 हो जाना चाहिए चाचा जी। चलो कहीं और चले। दोनों भागते भागते एक खंडहर के पास पहुँचते हैं। वहाँ सामने खंडहर में बैठकर दिन बिताया जाए, यहाँ परेशान करने कोई नहीं आएगा। खंडहर के अंदर। वाह, अंदर कितनी शांति है, यहाँ चाची भी नहीं आ पाएगी चाचा जी। तुम ठीक कहते हो साबू। इधर खंडहर के अंदर बिल्लू और गब्दू। बिल्लू, खंडहर में मुझे किसी के पदचापों की आवाज सुनाई दी है। कोई अंदर आया है। गब्दू, कोई संगीत प्रेमी ही होगा जो हमारे सुपर बैंड को सुनने हमारे पीछे पीछे चला आया। कई संगीत के सच्चे कदरदान भी होते हैं गब्दू। और दोनों ऑल सेट हो जाते हैं। रॉक एंड रोल, 1 2 3। और उन दोनों का संगीत चाचा चौधरी और साबू के कानों से टकराता है। साबू अंदर झांकता है। चाचा जी, हम बड़ी मुसीबत में आ फंसे। अरे बंद करो ये शोर। ये सब क्या है? बिल्लू का सुपर बैंड। तो ये सुपर बैंड तुम अपने घर जाकर बजाओ ना। वहाँ से मोहल्ले वालों ने हमें मार कर निकाला है। हमने सोचा इस पुराने खंडहर में बिना रोक टोक के बैंड बजाएंगे। हाँ तो गब्दू, फिर से शुरू हो जाओ। और दोनों अपना संगीत दोबारा शुरू कर देते हैं। चाचा चौधरी और साबू। अरे बाप रे, भागो साबू। थोड़ी दूरी पर जाकर साबू, आखिर हमें एक सुरक्षित जगह मिल गई जहां हम अपनी छुट्टी शांति से बिता सकते हैं। चाचा चौधरी उस मकान पर लगे बोर्ड की तरफ इशारा करते हैं। संगीतकारों का अंदर आना मना है। ये देखो, यही है हमारी मंजिल। चाचा चौधरी वहीं दीवार से टेक लगाकर बैठ जाते हैं। छुट्टी बिताने के लिए ये स्वर्ग है। यहाँ हमें कोई भी परेशान नहीं करेगा। तभी मकान की खिड़की में से पिंकी झांकती है। नमस्ते, मेरा नाम पिंकी है, आप अंदर आ जाइए। चाचा जी, कहीं हमें फिर से फंसाने का ये षड्यंत्र तो नहीं? पिंकी, मैं चाचा चौधरी हूँ और मेरे साथ है साबू। तुम्हें कोई गाना वगैरह गाने का शौक तो नहीं? बिल्कुल नहीं। तो फिर आओ साबू, अंदर चले आओ, कोई खतरा नहीं है। चाचा चौधरी और साबू घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। दोनों जाकर कमरे में आराम से सुस्ताने लगते हैं। मैं एयर कंडीशनर चला देती हूँ, आपको ठंडी हवा मिलेगी। वाह पिंकी, तुमने हमारा कितना ख्याल किया, धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का, ऐसे श्रोता रोज रोज थोड़े ही मिलते हैं। श्रोता? हाँ, तुम्हें सिर्फ मेरी ये 500 नई कविताएं सुननी है। मर गए। कहाँ फंसे चाचा जी? दोनों वहाँ से एक बार फिर दौड़ लगा देते हैं। भागो, ये 500 कविताएं खत्म होने से पहले ही मेरा दम निकल जाएगा चाचा जी।
थोड़ी दूरी पर जाकर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, पूरी दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हम चैन से अपनी छुट्टी मना सकें। बेहतर होगा कि हम घर ही लौट चलें और चाची का दादरा ठुमरी ही सुन ले, वो कम कष्टदायी है। साबू ठीक है। दोनों घर पहुंचते हैं। आ गए, यहाँ बैठो और मेरा गाना सुनो। तभी पिंकी भी वहाँ आ जाती है। यदि आप मेरी इन 500 कविताओं को गाकर सुनाएंगी तो और भी लुत्फ आएगा। अच्छा सुझाव है। और बिल्लू भी अपने सुपर बैंड के साथ वहाँ आ धमका। और अगर आप सुपर बैंड के साथ गाएंगी तो वो समा बंधेगा कि ये वर्ष की सबसे महान घटना होगी। चाचा चौधरी और साबू, यहाँ आकर हमने आत्महत्या की है। हम अकेले सिर फिरे से ही परेशान थे। अब सब इकट्ठे मिलकर हंगामा करेंगे तो जिंदा बचना नामुमकिन है। दोस्तों, वर्ष का सबसे सुपरहिट शो शुरू होने जा रहा है। 1, 2, 3। और वो सब शुरू हो जाते हैं। थोड़ी देर में अरे चाचा जान और साबू कहाँ गए? लगता है फिर भाग गए। वे यहाँ हैं। अरे इस बार आप लोग भागे क्यों नहीं? हमने कानों में रुई ठोस ली थी। हैं? चाचा चौधरी और डबल क्रॉस माफिया। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, अखबार में कोई अच्छी खबर? बिल्लू, अच्छी नहीं बुरी खबर है। डबल क्रॉस माफिया ने सिटी बैंक लूट लिया। इस माफिया का बॉस डॉक्टर बाक है, जिसने पहले मेल गाड़ियां लूटी हैं और हवाई जहाजों का अपहरण किया है। तभी पिंकी वहाँ आती है। डॉक्टर बाग से मुझे क्यों नहीं मिलवाते? पिंकी, तुझे देखते ही वह भाग खड़ा होगा, जबकि हम उसे पकड़ना चाहते हैं। क्या मेरी सूरत इतनी बुरी है? हाजी, पता है मिस्टर ललित मोहन ने खाने पर बुला रखा है। अरे वह तो मैं भूल ही गया था। सिवाय मार धाड़ के तुम्हें और कोई बात याद भी रहती है? अच्छा, हमें श्री ललित मोहन के यहाँ जाना है। घर पर रहना, घबराना मत। दूर होकर भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर दूर रहोगे तो साथ कैसे रहोगे? ये फाउंटेन पेन अपने पास रखो। पेन? दरअसल ये एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है। इस पेन को खोलने से माइक्रोवेव द्वारा मेरी पगड़ी में रखे रिसीवर को सूचना मिल जाती है। लेकिन इस पेन की शाही को जमीन पर मत बहाना, समझे? इस पेन को जेब में रखो। मैं जहां कहीं भी रहूंगा, तुम मेरे साथ संपर्क स्थापित कर सकोगे। अच्छा, अब हम चलते हैं, जल्दी ही लौट आएंगे। और चाचा चौधरी और चाची खाने पे चले जाते हैं। डबल क्रॉस माफिया। डॉक्टर बाग, इस बैंक डकैती ने हमें माला माल कर दिया। लोगों, कितना पैसा हाथ लगा होगा? इतना। लेकिन लोगों, जब तक चाचा चौधरी जिंदा है, हमें पकड़े जाने का डर बना रहेगा। अगर हम किसी तरह उसे रास्ते से हटा दें, तो फिर बेखटके लूटपाट कर सकते हैं। ऐसा कौन सा आदमी है जिसे लोगों चुटकी बजाते ही खत्म नहीं कर सकता? लिस्ट में अगला नंबर यही लिख लो। तो फिर ठीक है, चलो। चाचा चौधरी को छोड़कर दुनिया में हमें कोई दूसरा नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वह तीक्ष्ण बुद्धि का इंसान है। मुझे सिर्फ उसके घर ले चलो, मैं उसे उठाकर अपने अड्डे पर ले आऊंगा और मार डालूंगा। ये रहा चाचा चौधरी का घर। तुम यहीं ठहरो। लोगों घर के अंदर घुसता है। चाचा चौधरी कहाँ है? मैं उसे नर्क पहुंचाने आया हूँ।
लगता है तुम्हारे सितारे गर्दिश में आ गए हैं। बदतमीज बच्चों, तुम्हें इस गुस्ताखी की सजा भुगतनी पड़ेगी। लोगो पिंकी और बिल्लू को उठाकर गाड़ी में अपने साथ ले जाता है। लोगो, चाचा चौधरी को किसी तरह हमारे आने की खबर मिल गई और वह भाग निकला। कोई बात नहीं डॉक्टर बाग, हम इन बच्चों से सब उगलवा लेंगे। वो दोनों पिंकी और बिल्लू को अपने अड्डे पर ले आते हैं। अब यहाँ पर सड़ते रहो। जब ये बच्चे भूख प्यास से तड़पेंगे तो अपने आप बताएंगे कि चाचा चौधरी कहाँ गया। हो, हो। हमने बड़े बड़ों के दिमाग ठिकाने लगा दिए। अंकल, तुम्हारे सिर पर ये क्या है? आए, तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये मेरे बाल हैं। क्या बाल ऐसे होते हैं? मैं तो समझी थी कि तुमने जैसे किसी मुर्गे की कलगी लगा रखी है। ओफो, तुम किस मुसीबत को उठा लाए लोगों? मैंने कहा था ना कि तुम्हारे सितारे गर्दिश में हैं। गुस्ताख लड़के, मैं तुम्हें अभी शिष्टाचार का सबक सिखाता हूँ। लोगों उसे उठाकर आग के ऊपर उल्टा लटका देता है। अगर आधे सेकंड में चाचा चौधरी का पता नहीं बताया तो मैं तुम्हें आग में फेंक दूंगा। ठहरो, इसे छोड़ दो। चाचा चौधरी कहाँ है? उसका पता मैं बताती हूँ। जल्दी बताओ, चाचा चौधरी कहाँ गया? अभी अभी मेरे दिमाग में था, फिर मैं भूल गई। मुझे बनाती हो? मैं तुम दोनों बच्चों को एक साथ आग के हवाले कर दूंगा। लोगों, ऐसी बेवकूफी ना करना। ये बच्चे जानते हैं कि चाचा चौधरी कहाँ है। यदि तुमने इन्हें आग में डाल दिया तो फिर चाचा चौधरी को ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। और वो लोग बिल्लू और पिंकी को एक कमरे में बंद कर देते हैं। जब तक ये उसका पता नहीं बताते, इन दोनों को यहीं बंद रखा जाए। हो, 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 हो। बिल्लू, अब क्या होगा? चचा ने ये पेन देते हुए कहा था कि जब उनसे संपर्क स्थापित करना हो तो हम इसको खोल दें। बिल्लू पेन का ढक्कन खोलता है। देखते हैं चचा को कुछ सूचना मिलती है या नहीं। ललित मोहन के यहाँ आए। एकदम खाना क्यों रोक दिया? क्या मुंह में मिर्च आ गई है? चाचा चौधरी तुरंत घर से बाहर निकलते हैं। माफ करना मिस्टर ललित मोहन, मुझे जाना होगा। बच्चे मुसीबत में हैं। भगवान तुम घर पहुंच जाना। मेरी कार लेते जाइए। इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बताता है कि बच्चे कहीं दूर दक्षिण की तरफ है। चाचा चौधरी गाड़ी में निकलते हैं। माइक्रोवेव संदेश तेज होता जा रहा है। मैं ठीक रास्ते पर जा रहा हूँ। उधर डॉक्टर बाग के अड्डे पर, ऐ छोकरे, हमारे साथ चालाकी खेलता है? यह पेन इधर दो। डॉक्टर बाग, छोकरे को पेन रखने दो, हमारा क्या नुकसान है? लोगो, मैं साइंसदान हूँ। यह मामूली पेन नहीं है, इसमें एक माइक्रोवेव ट्रांसमीटर लगा है। ये छोकरा इस पेन के जरिए गुप्त संदेश भेज रहा था, शायद चाचा चौधरी को। यदि वो पुलिस लेकर हमारे अड्डे पर आ गया तो सब कुछ मिट जाएगा। अगर ये बात है तो उन्हें यहाँ तक आने नहीं दिया जाएगा। तुम्हारी ये पिस्तौल एक फायर में कितने आदमियों को मार सकती है डॉक्टर? 15। और चाचा चौधरी का हुलिया भी बता दो। वह लाल पगड़ी पहनता है। लोगो अपने अड्डे से निकल जाता है। बस, तुम बच्चों की निगरानी रखो, मैं दुश्मन को देखता हूँ। छोकरे, तुम हमें बेवकूफ समझते थे। हमने खुद बड़े बड़े आविष्कार किए हैं। अर्र, पेन को उल्टा मत करो, स्याही टपक जाएगी। सबसे पहले मैं इसकी शाही ही निकालता हूँ। शाही की बूंद फर्श पर टपकते ही ओह, धुआं! और डॉक्टर बाग जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ता है। अरे, वह तो जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा बंद है, बाहर कैसे निकले? वह रोशनदान जो है, लगता है हमारी आजादी अब दूर नहीं।
संभल कर, बाहर जाते ही दरवाजा खोल देना। इतना ऊंचा कूदने से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट में मुझे गोल्ड मेडल अवश्य मिलता। पिंकी दरवाजा बाहर से खोल देती है। आ जाओ बिल्लू, अब कोई खतरा नहीं। ये तो गहरी नींद में सो रहा है। इससे पहले कि ये जागे, हम इसे रस्सी से बांध देते हैं। लेकिन इसका साथी लोगो कहाँ गया? लोगो, हो, लाल पगड़ी वाला आ रहा है। शुक्र है वो अकेला है, मेरा काम आसान हो गया। जिसकी हम तलाश में थे वो खुद ही इधर चला आया। रुको, नहीं तो गोली मार दूंगा। जल्दी से बाहर निकलो। तुम चाचा चौधरी ही हो ना? ठीक पहचाना। तुम बड़े चालाक आदमी माने जाते हो। थैले में क्या है? इधर दो। थैले में कुछ है, देखूं। आहा, स्याही की दवा। देखना स्याही नीचे ना गिर जाए। ये मामूली स्याही नहीं है। क्या इस स्याही से तुलसीदास ने रामायण लिखी थी? मेरी यह आदत है कि जिस काम के लिए मुझे मना किया जाए वो मैं जरूर करता हूँ। देखो, इस शाही में और आम शाही में कोई फर्क नहीं। शाही के जमीन पर गिरते ही वह गहरी नींद सो गया है। इससे पहले कि वह जाग जाए, उसे रस्सी से बांध देना ठीक रहेगा। उधर डॉक्टर बाग के अड्डे पर। ओह, ये क्या हो गया? आप गहरी नींद सो गए थे। चलिए जनाब। चाचा चौधरी। चाचा जान, जिस डबल क्रॉस माफिया का आप जिक्र कर रहे थे, उसका एक मेंबर ये रहा और दूसरा मेंबर मेरे पास है। पर यह सब मामूली शाही से हुआ कैसे? ये मामूली शाही नहीं, तरह तरह के कई केमिकल्स मिलाकर चोर उचक्कों के लिए बनाई गई स्पेशल शाही है। हमें कहाँ ले जा रहे हो? बड़े घर। चाचा चौधरी, इंद्रधनुष और खजाना। लंपट, देखो आसमान में इंद्रधनुष कितना खूबसूरत लग रहा है। चंपक, इस इंद्रधनुष से पैसा कमाया जा सकता है। इंद्रधनुष से पैसा? ये मैंने जिंदगी में पहली बार सुना है। ना सिर्फ हम पैसा कमाएंगे बल्कि अच्छी दिल्लगी भी होगी। हम लोगों से कहेंगे कि जहाँ इंद्रधनुष खत्म होता है उस छोर पर खजाना है। लंपट, क्या लोग तुम्हारी बात पर यकीन करेंगे? जरूर करेंगे। पैसे में बड़ा जादू होता है। बड़े बड़ों की अकल मारी जाती है। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेरे पास आदमी भेजो, बाकी मैं समझ लूंगा। जाता हूँ। क्यों साहब, आपको खजाना चाहिए? उधर एक सज्जन बैठे हैं जो 10 रुपए लेकर खजाना दे रहे हैं। कहीं वो लॉटरी के टिकट तो नहीं बेचता? अब तक सैकड़ों टिकट फाड़ कर फेंक चुका हूँ। नहीं, वो आपको सीधे खजाने का रास्ता बताएंगे। आइए मेरे साथ। वो रहे वही सज्जन। कोई लॉटरी या वर्ग पहेली का चक्कर नहीं, सीधे आपको खजाने की जगह बता देंगे। क्या आप सचमुच खजाने का पता बताते हैं? बिल्कुल। तो फिर देर मत कीजिए, ये लीजिए अपनी फीस, 10 रुपए। पैसे लेकर लंपट इंद्रधनुष की ओर इशारा करता है। देखो, जहाँ यह इंद्रधनुष खत्म होता है वहाँ जमीन पर बहुमूल्य खजाना पड़ा है। जाओ, उठा लो। मैं चला। इससे पहले कि कोई और वहाँ पहुँचे, मुझे खजाना अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। लंपट, लोगों को बेवकूफ बनाने में तुम्हारा जवाब नहीं। यदि मैं वित्त मंत्री होता तो विदेशों से कर्ज न लेना पड़ता।
सारे बजट का पैसा मैं ऐसे ही जुटा लेता। उधर वो व्यक्ति इंद्रधनुष के छोर का पीछा करता है। इंद्रधनुष नदी के उस पार जाता है। दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र। यह रास्ता इतना दुश्वार और मीलों लंबा होगा मैंने अंदाजा ही नहीं लगाया था। चलते चलते टांगे टूटने लगी हैं। तभी पहाड़ी के ऊपर से एक पत्थर सरकता है। बचाओ! जो उस यात्री के ऊपर गिर पड़ता है। ओह! यात्री उस पत्थर को बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर से हटाता है। कहीं ये खजाने का चक्कर जानलेवा साबित ना हो। आखिरकार यात्री इंद्रधनुष के छोर पर पहुंच जाता है। ओह! आखिर मैं उस जगह पहुंच गया जहां इंद्रधनुष खत्म होता है, पर यहाँ खजाने का नामो निशान नहीं। मुझे उल्लू बनाया। वो यात्री वापस लंपट के पास आता है। मेरे पैसे वापस लौटाओ। खजाना तो दूर, वहां एक पैसा भी नहीं मिला मुझे। तुम इंद्रधनुष के पूर्वी छोर पर गए थे या पश्चिमी छोर पर? पूर्वी। बस यही गलती की। खजाना पश्चिमी छोर पर पड़ा है। मेरी टांगों ने अब और चलने से जवाब दे दिया है। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, लगता है आज कहीं से पैसा मिलेगा। तुमने ठीक सोचा। वहाँ पर एक सज्जन बैठे हैं जो फीस लेकर खजाने का पता बताते हैं। जाओ, वो धन तुम्हारे भाग्य में ही लिखा हो शायद। चाचा चौधरी लंपट के पास पहुँचते हैं। भाई, ये रही तुम्हारी फीस। खजाना कहाँ है? यह इंद्रधनुष जहाँ खत्म होता है वहाँ ढेर सारे करेंसी नोट पड़े हैं। जाओ और उठा लो। आओ साबू, चलें। पहले इसके पश्चिमी छोर को देखें। चाचा चौधरी और साबू छोर की तरफ बढ़ते जाते हैं। अभी इंद्रधनुष खत्म नहीं हुआ, काफी चलना होगा। वहाँ मैंने गड्ढा खोद लिया है। डकैती का सारा रुपया यहाँ दबा देते हैं जब तक कि पुलिस शांत ना हो जाए। साबू, तुम लंबे हो, जरा देखना इंद्रधनुष कहाँ खत्म होता है। मैं पत्थर फेंकता हूँ, जहाँ जाकर ये गिरेगा वही इंद्रधनुष का छोर है। और साबू एक बड़ा सा पत्थर उठाकर इंद्रधनुष के छोर की दिशा में फेंकता है। सर्रा! पत्थर जाकर सीधा चोरों के ऊपर गिरता है। ये सब देखकर दूसरा चोर वहां से भाग खड़ा होता है। भूत! भूत! तभी चाचा चौधरी और साबू वहां पहुंच जाते हैं। साबू, नोटों से भरी बोरी, खजाना मिल ही गया। इधर लंपट। अरे, वह लौट आया। उसके साथ जो पहलवान था वो जरूर मेरी गर्दन मरोड़ देगा। मुझे यहाँ से खिसक जाना चाहिए। इससे पहले कि लंपट खिसक पाता, चाचा चौधरी उसे आकर पकड़ लेता है। ठहरो, मुझे बख्श दो। मैंने मजाक किया था कि इंद्रधनुष के छोर पर खजाना है। लेकिन हमें खजाना मिला है, ये देखो। पिछले दिनों बैंक में जो डकैती पड़ी थी, ये वही रुपया है। बैंक ने इसका सुराग लगाने वालों को 50,000 रुपया इनाम देने की घोषणा की थी, जो चाचा जी को मिलेगा। इनाम का आधा हिस्सा तुम्हें दूंगा, क्योंकि तुमने ही तो बताया था कि खजाना कहाँ है। चाचा चौधरी और ढोलू चोर। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर बिल्लू, पिंकी, साबू और खुद चाचा चौधरी। बिल्लू, पिंकी, मैं और साबू राष्ट्रपति भवन जा रहे हैं। घर में अकेले रह लोगे तुम लोग? आप निश्चिंत होकर जाएं चचा जान।
हमारे पीछे से एक तो तुम बाहर ना जाना, दूसरे जब मैं लौटूं तो घर में हर चीज बिखरी हुई ना मिले। हम ख्याल रखेंगे। और चाचा चौधरी और साबू चल देते हैं। ठीक है, हम चले। बाय बाय। बाय बाय। पिंकी और बिल्लू घर के अंदर। पिंकी आओ, इस टापू खेलें। चचा ने क्या कहा था? यहाँ खेलने से सारा घर बेतरतीब हो जाएगा। चलो छत पर चलते हैं। दोनों छत की ओर चल देते हैं और छत पर दोनों इस टापू खेलना शुरू कर देते हैं। इस टापू खेलने के लिए ये छत कितनी उम्दा है। नीचे घर के अंदर ढोलू चोर। ये सोफे पर क्या पड़ा है? लगता है कोई पर्स भूल गया है। ढोलू चोर पर्स को उठा लेता है। पर्स में 100 के नोट। ढोलू चोर लालच में आ जाता है। जो आदमी इतने पैसे बाहर छोड़कर जा सकता है, उसके घर के अंदर कितना माल होगा। ढोलू, तेरी किस्मत खुल गई। ढोलू जाकर अलमारी को खोलता है। वाह, सचमुच इतनी धन दौलत है कि मेरी बाकी उम्र आराम से कट जाएगी। ढोलू सारे पैसों और जेवरों को थैले में भरना शुरू करता है। थैला भर गया है, लेकिन दौलत अभी भी खत्म नहीं हुई। उधर छत पर अब मेरी बारी है। बिल्लू का फेंका हुआ टापू लुढ़कता चला जाता है। बिल्लू, इस टापू सीढ़ियों की तरफ जा रहा है। और इस टापू लुढ़कता हुआ नीचे कमरे में आ जाता है, ठीक वहीं जहां पर ढोलू चोर होता है। ओह, कोई नीचे आ रहा है। कहाँ छुपा जाए? इसी अलमारी में छुपना मुनासिब रहेगा। ढोलू चोर हड़बड़ाकर अलमारी के अंदर घुस जाता है। बिल्लू की नजर अलमारी पर पड़ती है। चचा जान अलमारी खुली छोड़ गए। ऐसा ना हो कोई चोर आकर हाथ साफ कर जाए। क्यों ना मैं अलमारी को बंद ही कर दूं? बिल्लू अलमारी को बंद कर देता है। तभी चाचा चौधरी वहां आ जाते हैं। बिल्लू, मैं आ गया। तुम लोगों के लिए स्वादिष्ट पैटीज लाया हूं। आपका सामान ज्यों का त्यों सही सलामत है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। शाबाश, इसी का इनाम है ये पनीर की मसालेदार पैटीज। लो, खाओ। इधर शहर का कोतवाल राम लुभाया। कांस्टेबल शंकुराम, इस इलाके में चोरियां बढ़ती जा रही हैं और ढोलू चोर पकड़ा नहीं जा सका। शाम तक ढोलू को ना पकड़ा तो अपनी छुट्टी समझो। कांस्टेबल शंकुराम मुंह लटकाए बाहर आ जाता है। मर गए। एक बीवी और 12 बच्चे घर में पालने के लिए और नौकरी का ये अल्टीमेटम। शंकुराम मुंह लटकाए चाचा चौधरी के घर पहुंचता है। शंकुराम, आज बड़े उदास नजर आ रहे हो। चाचा जी, अगर आज मैंने ढोलू चोर को नहीं पकड़ा तो नौकरी से बर्खास्तगी का हुक्म मिला है। नौकरी छूट गई तो बच्चे कैसे पालूंगा? फिक्र ना करो, अलमारी खोलो और जितना चाहे पैसा ले लो। नौकरी छूटने पर कोई धंधा शुरू कर लेना। शंकुराम जैसे ही आगे बढ़कर अलमारी खोलता है, आए तो चौंक जाता है। अलमारी के अंदर ढोलू चोर बैठा होता है। आप पैसे की जरूरत नहीं, ये ढोलू चोर पकड़ा गया। मेरी नौकरी बरकरार रहेगी। शंकुराम ढोलू को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। रास्ते में, ढोलू, तुमने मुझे बहुत परेशान किया है। चल, सबसे पहले मैं तुम्हें हवालात में बंद करता हूँ। रास्ते में चलते चलते, ओफो, ना जाने सरकार पुलिस चौकियां इतनी दूर क्यों बनाती है। चलते चलते दम खुशक हो गया। क्यों ना थोड़ी देर सामने पेड़ की ठंडी छांव में आराम कर लिया जाए। ठीक है।
और दोनों जने पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। हाँ, अब कुछ दम में दम आया। और सुस्ताते सुस्ताते कांस्टेबल शंकुराम की आंख लग जाती है और वो ऊँघने लगता है। थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है। कमबख्त आंख लग गई थी, काफी आराम कर लिया, अब चलना चाहिए। जैसे ही शंकुराम चलने की तैयारी करता है तो पाता है कि ढोलू चोर वहां से गायब है। हैं? शंकुराम भागते हुए ढोलू चोर का पीछा करता है। ढोलू, भागो! ढोलू चोर भागता हुआ एक ड्रम में घुस जाता है। शंकुराम को चकमा देना चाहिए, इस ड्रम में छुप जाऊं। तभी बिल्लू वहां आ जाता है। कौन जाने किसने किसको चकमा दिया, अब तुम इसी ड्रम में बंद रहोगे ढोलू। बिल्लू ड्रम का ढक्कन बंद कर देता है। बिल्लू, कहीं ढोलू को इधर तो नहीं देखा? वो कमबख्त मुझे चकमा देकर भाग निकला। फिक्र ना करो, मैंने उसे इस ड्रम में बंद कर दिया है। शंकुराम खुश हो गया। अरे वाह बिल्लू, मेरी नौकरी जाते जाते एक बार फिर बच गई। शंकुराम ड्रम को लुढ़काता हुआ चल देता है। मैं इसको ले जाकर अभी हवालात में बंद करता हूँ, नाक में दम कर रखा है इसने। उधर पुलिस स्टेशन में। ठीक है सर। शंकुराम ड्रम को लुढ़काता हुआ पुलिस स्टेशन पहुंचता है। शंकुराम, अभी अभी पुलिस कमिश्नर का फोन आया था कि अगर ढोलू चोर को 1 घंटे में ना पकड़ा गया तो वो इस पुलिस चौकी के सारे स्टाफ को डिसमिस कर देंगे। सर, आप चिंता मत करो, मैं ढोलू चोर को ले आया हूं इस ड्रम में। शाबाश शंकु, तुम इस चौकी के सबसे होनहार कांस्टेबल हो। इस बार गणतंत्र दिवस पर मैं तुम्हें स्पेशल पुलिस मेडल दिलवाऊंगा। ड्रम खोलो और ढोलू चोर को बाहर निकालो। शंकुराम जैसे ही ड्रम खोलता है तो उसमें से एक चूहा उछलकर राम लुभाया के ऊपर कूद पड़ता है। ओह, तेरी ये हिम्मत, मेरे साथ मजाक। शंकुराम कांस्टेबल, मैं तुम्हें इसी वक्त डिसमिस करता हूँ। तभी बिल्लू एक दूसरा ड्रम लेकर वहाँ आ जाता है। ठहरिए कोतवाल साहब, ढोलू इस ड्रम में बंद है। शंकुराम खुशी में इतना पागल हो गया कि उसे खबर ही नहीं रही कि वो दूसरा ड्रम ले जा रहा है। देखते हैं, खोलो इस ड्रम को। और ड्रम खोलते ही अंदर से ढोलू चोर निकलता है। चलो सीधा हवालात में, तुमने मुझे बड़े कष्ट दिए हैं। चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर। एक दिन चाचा चौधरी और साबू समुद्र तट पर घूमने जाते हैं। समुद्र का अपना ही लुत्फ है, लहरों की तरंग और ये ठंडी ठंडी रेत। इससे अच्छा जिंदगी में और क्या है। मैं तरबूज ले आया हूँ, सारा दिन यही खाता रहूंगा। चाचा चौधरी अपने साथ लाई फुटबॉल वहाँ खेल रहे बच्चों को दे देते हैं। फुटबॉल खेलो और मौज उड़ाओ। इधर साबू पेट पूजा में जुट जाता है। मुझे तो भूख लगी है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। तरबूज धूप में पड़े हुए गर्म हो गए हैं, क्यों ना इन्हें कुछ देर समुद्र के ठंडे पानी में रखा जाए। ये सोचकर साबू समुद्र के अंदर चल देता है। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इन्हें खाने में ज्यादा मजा आएगा। कुछ देर बाद समुद्र के पानी के अंदर काफी देर रख लिए। अब तक ये तरबूज ठंडे हो गए होंगे। इधर समुद्र में एक नौका। धनपत। हाँ गणपत, यार भूख लगी है। तेरी भूख मिटाने का इंतजाम ही तो कर रहा हूँ। तभी धनपत को तरबूजों से भरी हुई एक टोकरी दिखाई देती है। वो देखो,
कितने तरबूज। और वो अपने हाथ में थामा हुआ कांटा घुमाने लगता है। धनपत कांटा टोकरी की ओर उछाल देता है। इतने सारे तरबूज हम दोनों की भूख मिटाने के लिए काफी होंगे। और कांटा जाकर टोकरी में अटक जाता है। हाँ, कांटा ठीक जगह लगा। आजा आजा। धनपत जैसे ही कांटे को अपनी ओर खींचता है तो साबू पानी में से निकलकर कांटे को पकड़ लेता है। हैं? पहलवान, मैंने तुम्हें नाव में बुलाने के लिए कांटा फेंका था। यह नाव में बैठकर आराम से ठंडे ठंडे तरबूज खाओ। नहीं, मैं यही ठीक हूँ। अरे पहलवान, नाव में खाओगे तो सब मिल बांट कर खाएंगे। हमारे पास नमक है और ये छुरी भी। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं आता हूँ। साबू धनपत की बात मान लेता है और जैसे ही नौका पर चढ़ने लगता है तो ओह, ये क्या? बचाओ! नौका उलट जाती है। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि मैं पानी में ही ठीक हूँ। वो तीनों समुद्र से बाहर निकलकर आते हैं। अपनी बेवकूफी के कारण हम नाव से ही हाथ धो बैठे। थोड़ी दूर समुद्र तट की रेत पर कितना अच्छा रेत का घरौंदा बना है। इसमें अपनी गुड़िया का सामान सजाऊंगी। समुद्र तट पर रेत के घरौंदों को तोड़ने में बड़ा लुत्फ आता है। गप्पू पहलवान, मेरा घरौंदा मत तोड़ो। मगर गप्पू पहलवान एक नहीं सुनता और उस घरौंदे को तोड़ डालता है। हा, 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 हा। और गप्पू पहलवान वहां से भाग जाता है। मेरा घरौंदा। तभी चाचा चौधरी वहां आते हैं। नीली, क्यों रो रही हो? गप्पू पहलवान ने मेरा घरौंदा तोड़ डाला। चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नया घरौंदा बना देता हूँ। और चाचा चौधरी नीली के लिए एक नया घरौंदा बना देते हैं। लो, नया घरौंदा तैयार हो गया। ये सिर्फ नीली का है। वाह, पहले से भी बढ़िया। नीली, खेलो और मौज मनाओ। जो कोई तुम्हारा घरौंदा तोड़ेगा वो हफ्ता भर पछताएगा। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। तभी गप्पू पहलवान वहां फिर से आता है। नया घरौंदा, मेरे लिए मजाक बनाने का एक और मौका। गप्पू पहलवान, चाचा चौधरी ने कहा है जो इसे तोड़ेगा वो एक हफ्ते तक पछताएगा। वो बकवास करता है। मैं इसे तोड़ने जा रहा हूँ। देखो। इतना कहकर गप्पू पहलवान अपना पांव हवा में उठाता है और पूरी ताकत से घरौंदे पर दे मारता है। आई! घरौंदे के अंदर रखे हुए कांटे उसके पैर में घुस जाते हैं। ये क्या? इस घरौंदे में कांटे रखे थे? और फिर कुछ देर के बाद डॉक्टर ने कहा है कि पैर में एक हफ्ते तक पट्टी बंधी रहेगी। अब ये कभी घरौंदे नहीं तोड़ेगा। चाचा चौधरी और शब्बू शिकारी। एक दिन चाचा चौधरी के घर। साबू, एक पहेली बूझोगे? पिंकी, इस समय मैं कसरत कर रहा हूँ। पहेली फिर कभी।
हमेशा शरीर की कसरत करते रहते हो, कभी दिमाग की कसरत भी की है? पहेलियां हल करने से दिमाग तीक्ष्ण होता है। अच्छी बात है बाबा, बोलो। चरणदास के लड़कों को क्रिकेट का बड़ा शौक था। उसके 4 लड़के अच्छे बैट्समैन और 3 बाउलर। बताओ, चरणदास के कितने लड़के थे? 7। गलत। तभी तो तुम केवल शरीर से पेड़ की तरह लंबे चौड़े हो, दिमाग से फिसड्डी। चरणदास के 4 लड़के थे। कैसे? 4 लड़कों में एक बैट्समैन था, बाकी 3 ऑलराउंडर्स, यानी वो तीनों बैटिंग और बॉलिंग दोनों करते थे। देखा, तभी कहते हैं चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अरे पहेलियां ही पूछते रहोगे या कुछ काम भी करोगे? खाना तब मिलेगा जब बाजार से सब्जी आएगी। पिंकी, चलो आकर दूध पियो। साबू, इससे पहले कि तुम्हारी चाची का दिमाग ज्वालामुखी की तरह फट पड़े, मंडी से सब्जी ले आए। करीब ही शानपुर गांव के निवासी किसी दूसरे कस्बे में चलकर बसते हैं। मरने से अच्छा तो यही है कि किसी दूसरी जगह पर रहा जाए। शिकारी शब्बू खां। अरे तुम लोग ये बोरिया बिस्तरा उठाए कहाँ जा रहे हो? हम लोग शानपुर गांव छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? जंगल में से एक आदमखोर शेर आता है और किसी भी आदमी को उठाकर ले जाता है। एक एक करके वो कई आदमी खा चुका है। अब शिकारी शब्बू खां आ गया है, तुम्हें गांव छोड़ने की जरूरत नहीं। शब्बू खां ने अब तक सिर्फ शेर ही मारे हैं। इस आदमखोर शेर की मौत भी शायद मेरे हाथों लिखी है। गांव का हर एक परिवार 100-100 रुपया देता जाए। मैं इसके बदले में शेर को गांव के पास फटकने नहीं दूंगा। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। लीजिए, फीस हम अभी अदा किए देते हैं। काफी पैसा इकट्ठा हो गया है, मेरे खाने पीने के लिए ये काफी है। और शिकारी शब्बू खां गांव वालों के साथ ही शानपुर में रहने लगा। शिकारी बाबू, काफी दिनों से आदमखोर शेर हमारे गांव में नहीं आया। अरे आएगा कैसे? बंदूक के सामने बड़ों बड़ों की हालत पतली हो जाती है। शेर शिकारी शब्बू खां के आगे गीदड़ बन जाते हैं। तभी वहां शेर आ जाता है। आए और शिकारी शब्बू खां वहां से पैसों की गठरी लेकर दौड़ लगा देता है। अरे बाप रे, आदमखोर आ गया, अपने दरवाजे बंद कर लो। माँ, बाहर आदमखोर घूम रहा है। तेरा भाई नन्हा कहाँ है? उसका मुझे नहीं पता। आदमखोर बड़ा भूखा था और शायद गुस्से में भी। नन्हा, अरे गिल्ली डंडा खेलने वाले मेरे सारे साथी यकायक कहाँ भाग गए? उधर। शुक्र है शानपुर गांव से मैं भाग आया। और शिकारी शब्बू खां चाचा चौधरी से टकरा जाता है। टक्कर! अरे इतने सारे नोट, क्या किसी बैंक में डाका डालकर आ रहे हो? मैं शिकारी शब्बू खां हूँ। ये नोट मुझे शानपुर के निवासियों ने दिए हैं। मैंने उन्हें आदमखोर शेर से बचाने का जिम्मा लिया है, जो गांव में आता रहता है। और जब शेर सचमुच आ गया तो तुम रकम लपेट कर भाग खड़े हुए। बुज़दिल, ये तो सरासर वादा खिलाफी है। साबू, फार्मूला 999 से शब्बू शिकारी को वापस शानपुर पहुंचा दो। नहीं, वहाँ शेर है। यहाँ साबू है। और साबू शिकारी शब्बू खां को एक जोरदार किक जमाता है। शानपुर में आदमखोर और नन्हा
शिकारी शब्बू खां सीधा शेर के ऊपर गिरता है, जिससे शेर ढेर हो जाता है। आए, शिकारी बाबू ने आदमखोर को मार डाला। निहत्थे आए दूसरे दिन जरा मुस्कुराइए। साबू, शब्बू शिकारी के अखबार में फोटो छपी है। लिखा है निहत्थे शेर मारने पर उसे 10,000 इनाम मिलेगा। लेकिन इस इनाम के असली हकदार आप हैं। ना साबू मुझे किक मारता, ना मैं शेर पर गिरता और ना वो मरता। चाचा चौधरी और जबाक। अंतरिक्ष में लाखों प्रकाश वर्ष दूर एक ग्रह है, शखबीब। शखबीब पर एक रोबोट जबाक राज करता है। शखबीब रॉबर्ट जबाक। बख्तीर, मैं पूरी सृष्टि में सबसे परिपूर्ण मशीनी आदमी हूँ। मुझसे कोई जीत नहीं सकता। जबाक, अहम मत करो। याद रखो, मैंने तुम्हें बनाया है और जो बना सकता है वो मिटा भी सकता है। बख्तीर, इससे पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये लो। जबाक के हाथ से कुछ किरणें निकलती हैं जो सीधा जाकर बख्तीर से टकराती हैं। बेवकूफ जबाक, ये तूने क्या किया? तूने बख्तीर को मार डाला। अब तुम्हारी बैटरी कौन बदलेगा? इधर तुम्हारी बैटरी खत्म हुई नहीं कि उधर तुम मरे। मेरे अंदर की बैटरी अभी वर्षों तक चलेगी। उसके बाद तुम्हें कौन जिंदा रखेगा? लेकिन अब क्या हो सकता है? पृथ्वी पर जाओ और कोई दूसरा आदमी पकड़ कर लाओ जो खत्म होने पर तुम्हारी बैटरी नहीं लगा सके। जबाक पृथ्वी की तरफ चल दिया। सामने पृथ्वी है। मैं ठीक उतर गया। इधर चाचा चौधरी और साबू। साबू, क्या तुमने महसूस किया कि पृथ्वी पर कंपन हुआ, जैसे भूचाल का हल्का झटका हो? तुमने ठीक कहा। जब जबाक उतरता है तो चारों तरफ कंपन होता है। मैं तुम्हें अपने ग्रह शखबीब पर ले जाने आया हूँ। नहीं, हम यहाँ पृथ्वी पर ही अच्छे हैं। सुन लिया तुमने? अब हमारा रास्ता छोड़ो। तो लाल पगड़ी वाले, मुझे तुम्हें जबरदस्ती ले जाना पड़ेगा। कनस्तर, तेरी ये हिम्मत! मैं तुझे तोड़ फोड़ के कूड़ेदान में डाल देता हूँ। बहुत बोलता है। लो। तभी जबाक के हाथ से एक काली रोशनी निकलती है जो साबू से टकराती है। ओह! अभी ये एक छोटा डोज है। साबू, हम ताकत से नहीं जीत सकते। अरे भाई, हमें सोचने के लिए 2-4 मिनट तो दो। सिर्फ 2 मिनट देता हूँ। साबू, जबाक पर बंदूक, तोप वगैरह कुछ असर नहीं करेगी। अंतरिक्ष के कई ग्रहों में पानी नहीं है। अगर इसके ग्रह पर भी ऐसा है तो काम बन सकता है। तभी एक पंडित जी वहां आते दिखाई देते हैं। हरिओम। पंडित जी, क्या आज हम पर चरणामृत नहीं छिड़कोगे? अभी लो जजमान। चाचा चौधरी जबाक के पास जाते हैं। जरा इधर आकर। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। चरणामृत बड़े बड़ों की शुद्धि कर देता है। अभी मैं आप लोगों पर चरणामृत छिड़कता हूँ। और पंडित जी उनके ऊपर चरणामृत छिड़क देते हैं। हरिओम। छिड़काओ। जैसे ही जबाक के ऊपर चरणामृत की कुछ बूंदें पड़ती हैं तो ओह, ये मुझ पर क्या डाल दिया? मेरा अनुमान ठीक निकला। जबाक पर पानी तेजाब का असर करता है। उस पर जहाँ जहाँ छींटे पड़े वहाँ वहाँ छेद हो गए। मेरी ये हालत तुम्हारी वजह से हुई है। मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। आए। तभी साबू पानी का पाइप लेकर वहाँ आ जाता है। इससे पहले मैं तुम्हें देखता हूँ। बौछार। ओह, और जबाक के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। आह 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 आह, बहुत चालाक बनता था। पुर्जे पुर्जे हो गया।